नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी आई लव सुंडा सीरीज में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इसके लिए। और हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज नेमरा सुंडा की अगली क्लास, जिसमें हम लोग क्रॉप सी अभी भी पढ़ रहे हैं। और आज की जो क्रॉप है आपके लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी, आपके लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है भाई साहब, टेस्ट सीरीज में 29 रुपए की मात्र ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। नेमरा सुंडा को एमसीक्यू फॉर्म में अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, अगर आप नेमरा सुंडा के सारे फैक्ट को याद करना चाहते हैं तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये एमसीक्यूज आपको मात्र मिल रहे हैं 29 रुपए में। कहां पर? एसीआई एग्रीकल्चर नाम से हमारा जो ऐप है वहां पर। और इसके बाद जो है आरंभ बैच अपना चल रहा है, जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और शुगरकेन सुपरवाइजर के लिए 1299 रुपए फीस में ये बैच चलाया जा रहा है। इंटरमोलॉजी की क्लासेस चल रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जिन बच्चों को एग्रीकल्चर अपना बहुत स्ट्रांग करना है, किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो आरंभ बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ टीए के हिसाब से एग्रीकल्चर आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, ऐसी एग्रीकल्चर हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसके बाद भाई साहब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1299 में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स है। और इसके अलावा अगर एजीटीए और शुगरकेन सुपरवाइजर में इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आती हैं वो एलाइड आपके लिए हो जाएंगे, समझ लीजिए फ्री। क्योंकि भाई साहब 1299 में तो आपको पूरी एग्रीकल्चर आपको अप टू डेट मिलेगी, एकदम करंट से अपडेट होकर। जहां जहां पर जो जो कंटेंट अपडेट हुआ है वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है इसमें। ठीक है, चलो तो भाई साहब आज हमारी जो फसल है उसका नाम है पोटैटो। पोटैटो बोले तो आलू। तो भाई साहब इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। साइंटिफिक नेम की अगर बात करोगे तो कुछ नहीं भाई साहब, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम है। ट्यूबरोसम आपको आराम से याद हो सकता है क्योंकि आलू क्या है, एक ट्यूबर क्रॉप है, ट्यूबर है। तो भाई साहब ट्यूबर है तो ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद अगर बात किया जाए क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 48 पाए जाते हैं। कैसा है ये हमारा? टेट्राप्लॉइड है। कैसा है? टेट्राप्लॉइड है। क्रोमोसोम 48 पाए जा रहे हैं। नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा कहा जाता है किसको? आलू को। कैश क्रॉप हमारी है ये। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं जरा पता होगा आप लोग को, जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहे थे तो सारी चीजें आपको बताए थे क्या होती हैं कैश क्रॉप्स, जिनको हम इमीडिएटली बेचकर क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, वो सारी हमारी कहलाती है कैश क्रॉप्स। हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया इसकी होती है। यानी भाई साहब एरिया में अगर इसको उगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमको ये प्रॉफिट देती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा लेते हैं, इसीलिए इसको कैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। देखो हिंदी इंग्लिश वाले एकदम परेशान ना हो, शुद्ध हिंदी हम बोल रहे हैं और अंग्रेजी वालों के लिए कंटेंट अंग्रेजी में लिखा हुआ, तो समस्या आपकी सॉल्व है। बहुत इन क्रॉप्स देखो, जब सॉइल साइंस पे हम आएंगे जहां पर हमको पता है कहां पर हिंदी और इंग्लिश अलग अलग बच्चों को समझ में नहीं आएगी। इनमें समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इनको डबल हम लोग को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसका कोई मतलब नहीं निकलता एक ही बात हिंदी में और एक ही बात अंग्रेजी में लिखी रहने का। मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाते हुए चलता हूं, तो आप इसको समझिए। क्रॉप्स हमारी जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग जब सॉइल साइंस स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमें पता है कि आपको जो है इंग्लिश समझने में समस्या होती है, वहां पर मैं बाइलैंग्वेज ही पीपीटी को रखूंगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, निश्चिंत रहें आप। लेकिन फसलों में हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको बहुत हिंदी इंग्लिश में समस्या आने वाली है। रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जो रिच सोर्स है क्या है? फेरिना है। मतलब आलू में क्या है? स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है। और कौन सा स्टार्च पाया जाता है? तो भाई साहब फेरिना नाम का एक स्टार्च इसमें अत्याधिक पाया जाता है। और इसके अलावा विटामिन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, स्पेशली विटामिन बी आलू में पाया जाता है। बात समझ में आई? मैंने कहा कि भाई साहब सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम है, ट्यूबरोसम क्योंकि ट्यूबर क्रॉप है। 2n बराबर 48 है, जिसे हम कह सकते हैं टेट्राप्लॉइड है। किंग ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों का राजा कहा जाता है। कैश क्रॉप है और कैश क्रॉप वे फसलें होती हैं जो हमको अच्छा उत्पादन करने के बाद अच्छा प्रॉफिट देती हैं, उनको मार्केट में बेचने पर अच्छा कैश मिलता है, वो कैश क्रॉप कहलाती हैं। रिच सोर्स है किसकी? स्टार्च अच्छा खासा पाया जाता है इसमें। साथ में कौन सा स्टार्च पाया जाता है? फेरिना नाम का स्टार्च पाया जाता है। और विटामिन बी अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है। ऑरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान की अगर बात किया जाए भाई साहब, तो साउथ अमेरिका पेरू इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अमेरिका को हम टोटल बताया था आपको कि बांटते हैं भाई साहब 3 भागों में। अगर आप देखोगे तो भाई साहब इधर ऊपर हमारा जो है ऐसे कुछ हमारा मान लो ये नॉर्थ अमेरिका, बीच में ऐसे पतला है, फिर उसके बाद हमारा कुछ इस हिसाब से आया हुआ हमारा ये क्या है? कुछ साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? साउथ अमेरिका है। तो ऐसे है,
ठीक है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका में एक देश है, यहां पर पेरू। तो पेरू में जो है इसका, साउथ अमेरिका में पेरू इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका इसको कह सकते हो, इसको हम लोग सेंट्रल अमेरिका बीच वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेरू उत्पत्ति स्थान है किसका है, आलू का पेरू है हमारे। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद अगर बात की जाए ट्रू पोटैटो सीड यानी टीपीएस क्या है, ट्रू पोटैटो सीड शब्द से समझो भाई साहब, कह रहे हैं सत्य बीज है आलू का। सत्य बीज क्या होता है, किसने बताया था, रामानुजन ने बताया था। रामानुजन ने क्या कहा कि भाई साहब देखो, आलू आप लोग देखियो कुछ ऐसा होता है आलू, ठीक है, गोल गोल। इसमें कहीं कहीं पर आप देखते हो बीच में ऐसे जो है छोटे से ऐसे ऐसे जरा से गड्ढे बने होते हैं, देखो यहीं से आपको जो है जब लगाते हो आप, तो यहीं से क्या निकलता है, पेड़ निकलता है धीरे धीरे। तो ये वाला जो ये है इसी को कहते हैं सीड। क्या कहते हैं, सीड कहते हैं आलू का। तो आलू की बुआई के लिए वैसे तो हम लोग कंद का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंद का यूज करते हैं। इसी कंद को काट कर जो है यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ यही सीड निकाल कर इसकी बुआई करें और इसकी मदद से जो है हम लोग लगाएं क्या, आलू की प्रोपगेशन करें, प्रवर्धन करें, तो इसे कहा जाएगा ट्रू पोटैटो सीड। और ये ट्रू पोटैटो सीड भाई साहब बीज दर कितनी लगेगी, मात्र 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम अगर आप लगाते हो तो भाई साहब 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेगा, नर्सरी के लिए। ठीक है, इसमें नर्सरी तैयार करके फिर लगाना होता है, इसे नहीं हो पाएगा, पहले नर्सरी तैयार करनी होती है। बात समझ में आई। मैंने कहा ट्रू पोटैटो सीड की संकल्पना, सत्य बीज जो आलू का है उसकी संकल्पना सबसे पहले किसके मन में आई थी, रामानुजन के मन में आई थी। और रामानुजन ने क्या किया भाई साहब, ये हमारा टीपीएस खोजा। 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर बीज दर लगती है किसमें, टीपीएस में, ये पर्याप्त होती है। इसके बाद अगर बात किया जाए एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भाई साहब क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। क्षेत्रफल में टॉप कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश। सेम ट्रेंड है एरिया में भी, यानी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार हमारा उत्पादन में भी यही क्रम बना हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पन्न होता है, फिर वेस्ट बंगाल में और तीसरे नंबर पर बिहार हमारा आता है। पोटैटो ऑक्युपाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर एनी सिंगल वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। कह रहा विश्व भर में जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर सब्जियों का कंपेयर करो तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, आलू है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए इसके बॉटनी की, तो पेरिनियल प्लांट है हमारा। ये कैसा है, पेरिनियल, बहुवर्षीय पौधा है। लेकिन हम लोग भारत में उगा कैसे रहे, एनुअल प्लांट के तौर पे उगा रहे हैं। 2 साल थोड़ी ना लगा के रखते हैं, एक ही साल में काट लेते हैं ना, उगा कर खोद लेते हैं आलू। तो भाई साहब ये प्लांट हमारा कैसा है, पौधा कैसा है, पौधा है बहुवर्षीय। अगर आपसे पूछे आलू का पौधा कैसा है, तो आप बताओगे भाई साहब बहुवर्षीय पौधा है। अगर पूछे भारत में इसकी खेती जो हो रही है यह किस तरीके से हो रही, तो आप कहोगे भाई साहब वार्षिक पौधे के तौर पर इसकी खेती हो रही है। किस तौर पे खेती हो रही है, वार्षिक पौधे के तौर पर इसकी खेती हो रही है भारत में। प्रोपोगेशन बाई ट्यूबर, कह रहा प्रोपोगेशन किसकी मदद से होगा, तो मैंने बता दिया था प्रोपोगेशन यानी भाई साहब प्रोपोगेशन किसकी मदद से होगा, कंद की मदद से होगा। प्रोपोगेशन किसकी मदद से, ट्यूबर की मदद से। ट्यूबर क्या है, एन इनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम। भाई साहब आलू क्या होता है, यही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आलू क्या है, तो आलू भाई साहब जो आप खाते हो वो क्या है, यही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन बार बार। तो क्या है आलू, आलू एक भाई साहब प्रकार का तना है। ठीक है, तने का मॉडिफिकेशन होता है। और किसमें मॉडिफिकेशन होता है, आलू क्या है, तना है। और तने का जो होता है मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन किसमें होता है, कंद में होता है। और कंद यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, ट्यूबर। और इसी की मदद से इसका क्या होता है, प्रवर्धन भी किया जाता है। यानी जो आलू हम लोग खाते हैं उसी का हिस्सा काट कर हम लोग बुआई में यूज करते हैं, ट्यूबर में यूज करते हैं। तो ट्यूबर क्या है, एन इनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम। कैसा स्टेम है, जो जमीन के अंदर चला गया है, अंडरग्राउंड स्टेम है। प्रोड्यूस्ड ऑन द एंड ऑफ स्टोलन नॉट द रूट प्रॉपरली। कह रहे जड़ नहीं है, जमीन के अंदर जरूर है, लेकिन ये क्या है, तना है। बात समझ में आई। कैसा है आलू, अंडरग्राउंड तना है। और उसी आलू के टुकड़े कहलाते हैं ट्यूबर। और उसी की मदद से हम लोग बोते हैं आलू को। तो प्रोपोगेशन का मेथड भी क्या हो गया, ट्यूबर हो गया। C3 प्लांट है। और भाई साहब ये जरा आलू के बारे में जरा समझो चीजें। हम लोग बहुत पढ़ते हैं शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्लांट्स में जो हम शॉर्ट डे और लॉन्ग डे की अवधारणा देखते हैं वो देखते हैं फ्लावरिंग के हिसाब से। तो आलू फ्लावरिंग के हिसाब से लॉन्ग डे प्लांट है। अकॉर्डिंग टू
फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन अगर आपसे पूछे ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आलू किस प्रकार का पौधा है, तो ट्यूबराइजेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो शॉर्ट डे प्लांट है, यानी ट्यूबर बनने के समय के हिसाब से कैसा है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है। यानी इसके ट्यूबर कब बनते हैं, ठंडियों में बनते हैं, जबकि भाई साहब लॉन्ग डे प्लांट है फ्लावरिंग के हिसाब से, यानी फ्लावर्स कब आएंगे, इसके आएंगे लॉन्ग डे के हिसाब से गर्मियों में। बात समझ में आई। अगर आपसे पूछेगा तो नॉर्मली आप लॉन्ग डे प्लांट लगाएंगे। क्यों लॉन्ग डे प्लांट लगाएंगे, क्योंकि वो फ्लावरिंग के हिसाब से पूछता है। अगर स्पेसिफिक आपसे पूछ ले, स्पेसिफिक आपसे पूछ ले कि आलू जब ट्यूबर बन रहे होते हैं उस समय कैसे दिन हो रहे होते हैं, या ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आलू किस प्रकार का पौधा है, तब आप उसको शॉर्ट डे बताओगे। वैसे आलू कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। क्लियर है यहां तक। चलो, फ्रूट टाइप इसका होता है बेरी। तो बेरी प्रकार का इसका क्या है भाई साहब, फल है, बेरी है। बेरी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो एक ही आलू में देखते हो कई सारे बीज हैं, कई सारे सीड्स हैं। एंड पोटैटो रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेटिस्फैक्टरी ट्यूबर ग्रोथ के लिए 17 से 19। कह रहा है अगर ट्यूबर्स का ग्रोथ अच्छा करना है, यानी कंद अच्छे से क्या करना है, ग्रोथ कराना है, विकसित करने हैं, कंदों के विकास के लिए कितना टेम्परेचर सबसे बेहतरीन रहेगा, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस सबसे बेहतरीन रहता है कंद विकास के लिए टेम्परेचर। और किस प्रकार का फल है, किस प्रकार का फ्रूट है, तो भाई साहब बेरी है। क्लियर है। पीएच कैसा है भाई साहब, 5 से 6.5, यानी स्लाइटली एसिडिक। 5 से 6.5 मतलब स्लाइटली एसिडिक क्रॉप है आलू हमारी। जैसे हमारी धान कैसी थी, एसिडिक थी, तो भाई साहब ये भी क्या है, 5 से 6.5 टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब है एसिडिक हमारी कैसी फसल है, एसिडिक मिट्टी में होने वाली फसल है। और कंडीशन रिड्यूस द स्कैब डिजीज इंसिडेंस। कह रहा है अगर एसिडिक सॉइल में हम इसको उगाते तो फायदा क्या है, तो कह रहा आलू में एक रोग लगता है जिसे आप कहते हो स्कैब। ये स्कैब रोग जो धब्बा रोग है ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने एसिड में उगाया। अगर क्षारीय भूमि में आलू उगाओगे कौन सा रोग बहुत ज्यादा लगेगा, तो याद रखना पोटैटो स्कैब बहुत ज्यादा लगने लगेगा। अगर स्कैब से बचाना है, एसिड में उगाना है। तो जरा बता दो कमेंट सेशन में। 2-3 बार ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे। जो नियमित फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो ये चीज जरूर बताएंगे कि सैलाइन सॉइल में जो प्लांट उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और एसिडिक सॉइल में जो प्लांट उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, कमेंट सेशन में बताना है। क्लास देख रहे हो तो फटाफट कमेंट करके भाई साहब आना है इसको। चलो इसके बाद आ जाओ वेराइटीज पे। अर्ली मैच्योरिटी की बात करें, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जो 75 दिन में तैयार हो जाएं, सिर्फ 75 दिन में तैयार हो जाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, पहली वैरायटी है कुफरी चंद्रमुखी, फिर है कुफरी अशोका, ये बहुत ही अर्ली है, एक्स्ट्रा अर्ली है। फिर कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार, कुफरी नवताल, सब जल्दी तैयार होने वाली हैं। कुफरी की चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के बाद अशोक, चंद्रमुखी के बाद अशोक, चंद्रमुखी के बाद क्या बताया हमने, अशोक बताया। चंद्रमुखी और अशोक, ठीक है। इसके बाद ज्योति, इसके बाद अलंकार, लवकार, नवताल, अलंकार, लवकार, नवताल, ठीक है। मैंने क्या बताया, कुफरी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के बाद अशोक, के बाद ज्योति, के बाद अलंकार, लवकार, नवताल, ठीक है। क्रम से याद करोगे इसे याद हो जाएंगी। कुफरी चंद्रमुखी अशोक, कुफरी चंद्रमुखी अशोक ज्योति लवकार, लवकार के बाद भाई साहब अलंकार, और फिर नवताल। कुफरी अलंकार, नवताल, लवकार, ये सारी वेराइटीज कौन सी हैं, आलू की वेराइटीज हैं, अर्ली तैयार हो जाने वाली ये वेराइटीज हैं। इसके बाद जरा हम बात करें मीडियम ड्यूरेशन वाली कौन सी वेराइटी है, अर्का, सॉरी कुफरी शीतमान, और कुफरी चमत्कार, और कुफरी बादशाह। शीतमान, चमत्कार, बादशाह। लेट वैरायटी की बात किया जाए, कुफरी देवा, कुफरी सिंदूर,
और भाई साहब सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग की अगर बात किया जाए तो यहां पर कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3। तो चिप्स बनाने वाली होगी, प्रोसेसिंग क्या करते हैं, चिप्स बना देते हैं आलू की। तो प्रोसेसिंग करने में सबसे बेहतरीन हमारी चिप्सोना हो जाएगी। चिप्सोना हमारी किसमें हो जाएगी अच्छी, प्रोसेसिंग करने में। प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब लंबे समय तक स्टोर रहे, वो प्रोसेस करके चिप्स बना देंगे। तो कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, ये सारी की सारी आलू की वेराइटीज है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इस बादशाह की और एक खास बात है भाई साहब, कुफरी बादशाह, इसमें जो है इसमें नहीं लगता है क्या, झुलसा, और दोनों के दोनों नहीं लगते, बहुत तगड़ा बादशाह है ये। ना इसमें अर्ली ब्लाइट लगता है ना लेट ब्लाइट लगता है, यानी ना अल्टरनेरिया सोलेनाई लग रहा है ना भाई साहब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस लग रहा है। गजबे बादशाह आदमी है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें सीड सोइंग की। तो सीड सोइंग भाई साहब 25 ग्राम कट पीस हम लोग यूज करेंगे अगर, यानी भाई साहब ये आलू है, इस आलू में हम क्या किए, ये ऐसे काट लिए और टुकड़ा निकाल लिए कितना, 25 ग्राम का। 25 ग्राम का टुकड़ा निकाले और इस 25 ग्राम के टुकड़े में हमने कहा कम से कम 3 से 5 आंखें हों, यानी इस 25 ग्राम के टुकड़े में कम से कम 3 से 5 आंखें हों, ठीक है। ऐसा 25 ग्राम का टुकड़ा हमने लिया, ठीक है। और इसके बाद 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर लिया हमने हाई यील्ड। अगर हमको देखो समझो जरा, पहली विधि हम 2 विधियां हमने बताई, 25 ग्राम का टुकड़ा काटे, 3 से 5 बड़ वाला, 15 से 20 क्विंटल। इसका कितना बीज दर लगेगा, 15 से 20 क्विंटल लगेगा। कितना, 15 से 20 क्विंटल लगेगा 1 हेक्टेयर में, ठीक है। 15 से 20 क्विंटल। अगर आप चाहते हैं कि उत्पादन ज्यादा हो तब आप क्या करोगे, तब भाई साहब 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर लगाओगे, लेकिन टुकड़ा काटोगे 25 की जगह क्या, 15 ग्राम का। 15 ग्राम के टुकड़े काटो और भाई साहब 20 दर बढ़ा के करो, 20 से 25 क्विंटल, यानी 15 से 20 की जगह 20 से 25 आपने किया, तो भाई साहब क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है आपके लिए बेहतर टेक्निक क्या है, 15 ग्राम 20 से 25 क्विंटल 20 दर, ठीक है, इसमें उत्पादन ज्यादा होगा। और अगर आप 25 ग्राम का बीज रखते हैं तो आपको बीज दर कम लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी, मात्र 15 से 20 क्विंटल आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है। 3 बडेड, कम से कम 3 बड तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, 3 बडेड होना चाहिए। चलो इसके बाद स्पेसिंग जरा देख लो भाई साहब, इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं हम लोग। तो स्पेसिंग इसमें हम लोग रखते हैं भाई साहब 45 से 60 गुणे 15 से 20। अब 45 से 60 गुणे 15 से 20 क्या है जरा समझो। तो 45 से 60 का मतलब है कि भाई साहब ये हमारा खेत था, इस खेत के बीच में ये हमारी पहली रो है, ठीक है, ये पहली रो है, दूसरी रो है ये हमारी। इस रो के बीच में दूरी कितनी रखेंगे, इस रो के बीच में जो दूरी है ये है 45 से 60 सेंटीमीटर। कितनी, 45 से 60 सेंटीमीटर। अब आलू बो रहे हो आप, तो यहां एक आलू बोओगे किनारे पर, फिर एक आलू यहां बोओगे, यहां बोओगे। इसके बीच में जो प्लांट टू प्लांट दूरी है ये हम रखते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 से 60 गुणे 15 से 20 सेंटीमीटर की हम लोग बात बता दिए, स्पेसिंग रखते हैं 45 से 60 गुणे 15 से 20, ठीक है। चलो इसके बाद हमारी एक और टेक्निक है एसपीटी टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। बहुत बार पूछी गई है आपसे, भाई साहब किसने खोजी है, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने खोजी है। अच्छा क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत आपको कंफ्यूज करती है एक और टेक्निक से, जिसका नाम होता है सीड प्लांट टेक्निक। तो सीड प्लॉट और सीड प्लांट टेक्निक दोनों बहुत कंफ्यूज करती है। सीड प्लांट टेक्निक जो है वो राइस की टेक्निक है, जबकि सीड प्लॉट टेक्निक किसकी है, आलू की। एसपीटी हमारी सीड प्लॉट टेक्निक किसकी है, डेवलप्ड बाय पुष्कर नाथ एट अल इन 1967। याद रखो सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक किसने खोजी थी, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने खोजी थी। किसने, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने खोजी थी। कब खोजी थी, 1967, 1967 में ये खोजी गई थी। इट इज अ टेक्निक ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजीज फ्री। क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजीज फ्री सीड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री बाय ग्रोइंग ऑफ हेल्दी सीड इन अक्टूबर एंड रिमूव अपर हाल्म्स, जिस टॉप को हटा देंगे, बिटवीन द मिड जनवरी एंड लीव ट्यूबर अंडरग्राउंड फॉर मेच्योरिटी। देखो भाई साहब इस टेक्निक में करते क्या हम लोग, तो हमको उगाना है इसमें वायरस फ्री। क्या उगाना है, क्यों इस टेक्निक का यूज किया जाता है, वायरस फ्री बीज बनाने के लिए किया जाता है।
एसपीटी क्या किया जाता है, सीड प्लॉट टेक्निक क्यों की जाती है, यानी एक प्लॉट में हम लोग सीड को उगा रहे हैं, इसका मतलब हमने कहा कैसा सीड उगा रहे हैं जिसमें वायरस ना लगे, वायरस फ्री सीड उगाने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, कौन सी, एसपीटी। इसके बाद कहां यूज की जाती है भाई साहब, उत्तर भारत के मैदानों में यूज की जाती है, अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के आसपास की जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार में। अच्छा, फिर आप कहोगे कि भाई साहब कि ये जो उगाते हैं इसमें करते क्या टेक्निक है हम लोग, तो हमने कहा भाई साहब देखो अक्टूबर में इसको बोएंगे हम लोग, ठीक है, इसकी बुआई कर देंगे अक्टूबर में, और उस मतलब इसकी बुआई तो कर देंगे कब, बुआई कर देंगे जो है हम लोग, हाँ ठीक है, सीड इन अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर में हम लोग उगाना इसको शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे समझो, अक्टूबर में बोएंगे इसको, अक्टूबर में बुआई की हमने, रबी में इसकी बुआई की, अक्टूबर में बुआई करने के बाद क्या करेंगे, कुछ दिन इसको ऐसे पेड़ लगा रहेगा, जनवरी के आने तक यानी मिड जनवरी के आने तक हम लोग क्या करेंगे, ये प्लांट भाई साहब ऐसा हो जाएगा ना, ये हमारी जमीन हो गई, इसके नीचे ये आलू हो गया, ठीक है, आलू के ऊपर ऐसे प्लांट लगा होगा, ये पत्तियां हो गई मान लो ये, ठीक है, ये हमारा आलू हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, इसकी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अपर हल्म को, इसको देंगे उड़ा, यहां से काट देंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी जान लो आलू में, ये प्रोसेस कहलाता है डीहाल्मिंग। क्या कहलाता है, डीहाल्मिंग, यानी जो टॉप पोर्शन होता है उसे हाल्म कहा जाता है, उसको काट देना हो गया डीहाल्मिंग। याद रखोगे डीहाल्मिंग क्यों की जाती है, अच्छा ये समझो। अच्छा, जब इसको काट देंगे यानी आलू को निकालने से पहले इसको काट दिया हमने, फिर क्या हुआ, हमने आलू को यहीं छोड़ दिया, यानी पेड़ ऊपर का कट गया लेकिन आलू जमीन के अंदर बना हुआ है। अब आलू क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, यहीं पर मैच्योर हो जाएगा। क्यों मैच्योर हो जाएगा, अच्छा देखो समझो, जब हम लोग बीज बनाते हैं, बीज के लिए आलू चाहिए हमको, तो कटा पटा आलू नहीं चलेगा, अच्छा नहीं होता है, उसमें वायरस लग जाते हैं। अच्छा, उससे हमको बचाना है तो क्या करेंगे समझो जरा, हम कह रहे हैं भाई साहब डीहाल्मिंग कर देंगे। क्यों डीहाल्मिंग कर देंगे, क्योंकि देखो जब आलू अगर हम लोग तुरंत खुदाई करके, देखो भाई ये हमारा आलू है और इस पे ये प्लांट लगा हुआ है, अगर हम सीधे सीधे इसकी कटाई करें, तुरंत इसकी खुदाई कर लें, तो इसके ऊपर जो छिलका पाया जाता है, जो पील पाया जाता है, पील मतलब होता है छिलका, इसके ऊपर जो छिलका पाया जाता है, ये छिलका बहुत होगा कमजोर, कैसा होगा, कमजोर होगा। तो खुदाई के दौरान क्या होगा, ये छिलका निकल जाएगा, छिलका निकल जाएगा तो भाई साहब आलू हो जाएगा नंगा, और नंगा पोंगा आलू हो जाता है वायरस ग्रस्त, जल्दी बीमार, जल्दी रोगिया, ठीक। अच्छा, जब हम इसकी कटाई पहले कर दे रहे हैं, कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले, 15 दिन पहले कटाई कर दी हमने इसकी, तब आलू धीरे धीरे अंदर पड़ा है। अब वो आलू जो है पोषण नहीं पहुंच पा रहा है, तो आलू धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा ही क्या करेगा, इसका जो छिलका होगा वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, छिलका कठोर हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, ठीक है। जितना आलू देखो ना, जब नया आलू आप खुदाई करके लाते हो तो उसका छिलका देखते हो, आप लोग जो खाना बनाते होंगे वो समझते होंगे इस चीज को, उसका छिकला जब आप निकालते होगे तो भाई चाकू से आराम से इसे रगड़ के आराम से छिकला बाहर कर देते हो, नया आलू जब आता है मार्केट में। जबकि पुराने आलू के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पुराने आलू में आपको भाई साहब कटर का यूज करना पड़ता है छिलके को निकालने के लिए, क्योंकि वो छिलका मुलायम होता है, पहले जब खुदाई के समय पर उसको थोड़ा सा स्ट्रांग कर दिया जाए, जिससे क्या हो भाई, आलू एकदम जब छीलने के टाइम भी नुकसान ना उसको हो जाए, और हमको बीज के लिए तैयार करना है तो हमको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं भाई साहब क्या, सीड प्लॉट टेक्निक। इसे खोजा था पुष्करनाथ ने 1967 में। क्लियर, सीड प्लॉट टेक्निक है ये। दूसरी टेक्निक है ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको। ट्रू पोटैटो सीड किसने खोजा था, नागार्जुन ने खोजा था। कब खोजा था, 1957 में खोजा था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आलू का इकलौता जो है प्रोसेस है जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करवाते हैं, प्रोपोगेशन करवाते हैं, बीज के थ्रू प्रोपोगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आलू की एकमात्र विधि है जिसे रामानुज ने खोजा था 1957 में। इसके बाद TPS is sown in the nursery for raising seedling where the latter of transplanted field। तो बता रहे ना, पहले इसकी नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी के लिए हमने बताया था बीज, सीधा सीधा जो बीज होता है वो यूज करेंगे। आपको बताया था लगभग 100 ग्राम के आसपास, 100 से 125 ग्राम तक बीज दर लगती है 1 हेक्टेयर के लिए आलू की नर्सरी तैयार करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। रामानुज ने 1957 में खोजा। अब आप बताओ सीड प्लॉट किसने, 1967 में पुष्करनाथ में। ट्रू पोटैटो सीड किसने, रामानुज ने 1957 में। ठीक है, 10 साल का अंतर है। पहले ट्रू पोटैटो सीड खोजा गया था, फिर सीड प्लॉट खोजा गया था। ये 57 में ट्रू पोटैटो सीड, और सीड प्लॉट जो पुष्करनाथ ने खोजी थी वो 67 में है। क्लियर, चलो
डिजीज फ्री पोटैटो सीड कैन बी प्रोड्यूस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू नियर एरियाज ऑफ चेक्ड। तो भाई साहब देखो, डिजीज फ्री पोटैटो अगर उगाना है तो जहां पर जो है डिजीज लग रहा है उसके एरियाज में हम लोग जो है रोक देते हैं, नहीं उगाते हैं आलू को, ठीक है। जहां पर कोई डिजीज फैल रहा है उस एरिया में हम लोग आलू अपना नहीं लगाएंगे, जिससे क्या होगा, बीज हमारा बचा रहेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैन बी रिड्यूस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग बाय ट्यूबर। ट्यूबर की मदद से जब हम लोग उगाते हैं उसकी अपेक्षा जो है, जो हमारी ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक है, ट्रू सीड टेक्निक है, इसमें हमारा जो टीपीएस है इसमें बच जाता है पैसा, ठीक है। ये क्या है, कास्ट बच जाती है। 100 से 150 ग्राम मैंने बताया नर्सरी लगती है, और नर्सरी जो है लगती है 75 मीटर स्क्वायर, सफिशिएंट रहती है 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। 75 मीटर स्क्वायर की नर्सरी सफिशिएंट रहती है 1 हेक्टेयर के लिए। 100 से 150 ग्राम तक बीज 1 हेक्टेयर में लग जाता है, पर्याप्त होता है। 75 मीटर स्क्वायर की नर्सरी पर्याप्त रहती है। क्लियर। चलो डिसऑर्डर्स की बात कर लिया जाए, जो रोग लगते हैं, और रोग भी वो जो किससे लग रहा है, किसी न किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब किसी तत्व की कमी से या किसी एक्सेस से, कुछ भी। तो पहला रोग बहुत फेमस रोग है, क्या है, ब्लैक हर्ट। पूछा जाता है आलू का ब्लैक हर्ट, बार बार पूछा जाता है भाई साहब। काला दिल, समझ रहे हो ना। तो काला दिल किसका होता है, जिसके दिल में भाई साहब क्या होता है, हवा नहीं भरी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको। तो हवा नहीं भरी है तो बहुत काला दिल है, ठीक है। तो हवा नहीं भरी है मतलब भाई साहब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसकी वजह से हो जाता है क्या, ब्लैक हर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। स्टोर्ड पोटैटो इज इंटरनल टिश्यू बार्क डाउन एंड बिकम ब्लैक। कह रहा जो भाई साहब आलू हमने जो है लगाया है, आलू जो हमने स्टोरेज में रखा है, इस स्टोरेज आलू में क्या है, इंटरनल टिश्यू ब्रेक डाउन होकर करिया पड़ जा रहे हैं, यानी इसके जो अंग हैं, इसके सेल्स हैं, ये डेड कर रही हैं। डेड करने के कारण क्या होती है, काली हो जा रही हैं, और ये हमारा आलू सड़ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्लैक हर्ट डिजीज। अच्छा भाई साहब, इसके लिए हमको करना क्या होगा, अवॉइड स्टोरेज टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस एंड पुअर वेंटिलेशन। कह रहा जहां पर जो है हवा की कमी हो वहां पर हमको आलू स्टोर नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो वहां पर आलू को स्टोर नहीं करना है, यानी 35 डिग्री रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आलू को स्टोर करना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर आलू को स्टोर नहीं करना चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर्याप्त रहता है, इसके लिए बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है। और वेंटिलेशन अच्छा खासा हवा आनी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कमरे में आप आलू को रख दो तो भाई साहब उसमें ब्लैक हर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी उसको, तो ठीक है। होलो हर्ट इसके बाद क्या है भाई साहब, दिल में छेद हो गया। इसके दिल में छेद क्यों हो गया, क्योंकि भाई साहब आपने क्या किया, भर भर की यूरिया डाला है ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर आपने बढ़ाया, इरेगुलर डाला, तो इससे क्या होगा भाई साहब, ट्यूबर में क्या होगा, छेद बन जाएंगे, होलो हर्ट कैविटी हो जाएगी। कैविटी मतलब छेद, वही बात है, सड़न के साथ छेद। चिलिंग इंजरी क्या है, अगर भाई साहब आप क्या करते हो, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर इन टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस का, लंबे समय तक अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आपने स्टोर करके रखा है तो इसमें हो जाती है चिलिंग इंजरी। भाई टेम्परेचर लो है तो कहते हैं ना बहुत चिल्ड है, तो भाई साहब वही चिल्ड हो जाता है आलू, तो इसमें हो जाती है चिलिंग की वजह से क्या हो जाती है, इंजरी हो जाएगी। इंजरी मतलब भाई साहब, इंजरी मतलब जान ही रहे हो, चोट लगना, नुकसान होना, तो इंजरी हो जाएगी। किसकी वजह से हो जाएगी, चिलिंग की वजह से हो जाएगी। बात समझ रहे हो। चलो, तो हमने बताया 3 चीजें। कौन से डिसऑर्डर्स बताए हमने, रोग हमने बताया किसी चीज की कमी या एक्सेस की वजह से कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने बताया आपको ब्लैक हर्ट, बहुत पूछा जाता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। काला दिल उनका है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इसके बाद हम कह रहे हैं भाई साहब तो छेद किसके दिल में है, तो आप कह रहे हो जो भर भर के यूरिया खा रहे हैं उनके दिल में छेद हो जाता है, ठीक है। यानी जिनको यूरिया एक्सेसिव दे दिया गया है उनके दिल में छेद हो जाएगा, होलो हर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें भाई साहब, तीसरा हमने बताया चिलिंग इंजरी। चिल कब आदमी कर जाएगा, चिल्ड कब हो जाएगा, जब ठंडे में रखोगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे लंबे समय तक, तो हो जाएगी चिलिंग इंजरी। चलो इसके बाद रोगों की बात कर लिया जाए जो हमारे किसी ऑर्गेनिज्म से लग रहे हैं, यानी फंगस, बैक्टीरिया या वायरस से लग रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पहला रोग हमारा अगर बात किया जाए तो लेट ब्लाइट लगता है। लेट ब्लाइट की अगर बात करोगे तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। किससे लगता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंगस से लगता है। मोर डिस्ट्रक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमेन। आयरिश फेमेन से भाई साहब ये रोग लग जाता है। आयरलैंड में 1845 में ये लग गया था। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई। भाई साहब लेट ब्लाइट से लगा था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से लगा था क्या, आयरलैंड में फेमन 1845 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आयरिश फेमन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1845, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अर्ली ब्लाइट की अगर बात किया जाए, अगेती झुलसा की बात किया जाए तो किससे लगता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई से लगता है। ये भाई साहब ज्यादा कॉमन
कॉमन है लेड ब्लाइट की अपेक्षा। ब्लैक स्क्रफ की अगर बात किया जाए, ब्लैक स्क्रफ डिजीज, तो भाई साहब ये लगता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई से लगता है ब्लैक स्क्रफ। स्कैब मैंने बताया था, अगर भाई साहब एसिड में नहीं उगाओगे तो स्कैब लगेगा। क्या होता है स्कैब? फंगस होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, नाम ही पता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस है, स्कैब से लग रहा है। व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो की बात किया जाए तो भाई साहब सैंकिटियम इंड्रोबायोटिकम, फंगस से लगता है सैंकिटियम इंड्रोबायोटिकम। चारकोल रैट हमारा रोग है, लगता है कि इससे सीरियस डिजीज है हमारा आलू का, ठीक है। इसके बाद टू कंट्रोल बैक स्क्रफ एंड कॉमन स्कैब ट्यूबर शुड बी ट्रीटेड 3% बोरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात किया जाए, डॉर्मेंसी ब्रेकर में बी यूज्ड 1% थायोयूरिया एंड 1 ppm ऑफ GA3 ऑफ 10 टाइम। देखो भाई साहब, व्हाट डिजीज? सैंकिटियम इंडोबायोटिकम मैंने बताया। चारकोल रैट कह रहे हैं भाई साहब स्टोरेज में रखने वाला बहुत महत्वपूर्ण रोग है, और इसको कंट्रोल करने के लिए भाई साहब ब्लैक स्क्रब और स्कैब को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं बोरिक एसिड से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात किया जाए, डॉर्मेंसी हो जाती है आलू में, उसको ब्रेक करने के लिए मे बी यूज्ड 1% थायोयूरिया विद 1 ppm ऑफ GA3 फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो GA3 के साथ में थायोयूरिया का यूज करते हैं डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। फर्टिलाइजर केशियल यानी पोटेशियम क्लोराइड नॉट यूज्ड इन सोलेनेसी, कह रहा सोलेनेसी वाली फसलों में क्लोराइड नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब क्लोराइड हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राई मैटर एंड स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो, आलू में जो स्टार्च होता है उस पर बुरा प्रभाव डालता है क्लोरीन, इसीलिए केसीएल का यूज नहीं करेंगे। जो केसीएल में सीएल है, ये सीएल बहुत नुकसानदायक है आलू के लिए, तो भाई साहब किसी भी सोलेनेसी वाली क्रॉप में ये क्लोरीन केसीएल का यूज नहीं करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज नहीं करते हैं। द स्टूलन फॉर्मेशन, स्टूल फॉर्मेशन कब होता है? 20 से 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांटिंग के 20 से 50 दिन बाद हो जाता है। एंड ट्यूबर एलोंगेशन 50 से 80 दिन बाद होता है। ट्यूबर एलोंगेशन कब होता है? 50 से 80 दिन बाद होता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ये दोनों इरिगेशन के लिए। स्टूल फॉर्मेशन, ट्यूबर एलोंगेशन दोनों सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। जो पोटैटो व्हाइल आलू में जो लगने वाला क्या है? इंसेक्ट है, जो भाई साहब इन्फेक्ट द ट्यूबर इन द फील्ड वेयर द स्टोरेज, कह रहा है स्टोरेज और क्रॉप दोनों को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा? पोटैटो ट्यूबर माथ, ठीक है। कौन सा? पोटैटो ट्यूबर माथ। नोरिमोशेमा अपरकुलेला, नोरिमोशेमा अपरकुलेला हमारा है। पोटैटो लीफ रोल वायरस हमारा किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एफिड के द्वारा, माइजस परसेसी के द्वारा। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो मैंने बता दिया था, फंगस से होता है, सैंकिटियम इंड्रोबायोटिकम से। इसके बाद डोमेस्टिक क्वारंटाइन इज अडॉप्टेड, ट्रांसप्लांटेड ऑफ प्लांटिंग मटेरियल tuber from Darjeeling areas to other part of country respected to prevent the spread of what disease। देखो भाई साहब ऐसा हुआ था, ये हमारा भारत है, ये भारत में यहां पर एक पहाड़ी है तमिलनाडु वाले रीजन में। क्या नाम है इसका पहाड़ी का? इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी का नाम है। यहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। सॉरी दार्जिलिंग बता रहे हैं, नीलगिरी है, मान लो ये, समझो नीलगिरी वाला रीजन है। यहां पर जो है नीलगिरी वाले रीजन में क्या है, यहां पर एक रोग फैला था, जो रोग है व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसे आप नाम जान रहे हो सैंकिटियम इंड्रोबायोटिकम से, ठीक है। और इसको भाई साहब क्या हुआ, दार्जिलिंग टू अदर पार्ट ऑफ प्लांटिंग ट्यूबर फ्रॉम, अच्छा उल्टा हो गया। तो देखो दार्जिलिंग में आलू उगाया जाता है, लेकिन एक रोग लगा था, वाट डिजीज, जो लगा था कहां? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में वाट डिजीज फैला था, तो उसको हमने देश में अन्य जगहों पर जाने से रोक दिया, ठीक है। ऐसे ही जो है देखो अच्छा ये उल्टा हो गया था। देखो पहली बात समझो, ये हमारा क्या था? नीलगिरी था। नीलगिरी, ये हमारी नीलगिरी पहाड़ी है। इस नीलगिरी पहाड़ी पर एक रोग लगता था जिसका नाम था गोल्डन निमेटोड। क्या नाम था? गोल्डन निमेटोड।
कौन सा निमेटोड? गोल्डन निमेटोड। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ठीक है, क्या लगता था? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस लगता था। कहां पर? नीलगिरी में। नीलगिरी में जब लगता था ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, तो भाई साहब पूरे देश में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि नीलगिरी का आलू पूरे देश में कहीं और नहीं बोया जाएगा, वो नीलगिरी वाले क्षेत्र में ही रहेगा, नहीं तो ये रोग पूरे देश में फैल जाएगा। ऐसे कहते हैं क्या? क्वारंटीन कहते हैं ना इसको। तो वही क्वारंटीन मेथड ही तो पढ़ा रहे हैं आपको। क्या कहा हमने? डोमेस्टिक क्वारंटीन मेथड। तो किस लिए अडॉप्ट करते हैं? नीलगिरी में रोग लगता था। कौन सा लगता था? हमने कहा गोल्डन निमेटोड लगता था। साइंटिफिक नेम है निमेटोड का ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। सेम ऐसे ही यहां पर भाई साहब हमारा वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का ये सबसे टॉप वाला रीजन है, सिक्किम से जस्ट जुड़ा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां का डिस्ट्रिक्ट है? वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है एक, लेकिन ये सिक्किम से एकदम हिमालय में टच है। यहां पर रोग लग रहा था वार्ट डिजीज। वार्ट यानी सैंकिटियम एंड्रोबायोटिकम। तो भाई साहब इसको भी बैन कर दिया गया। इसका भी जो है गेहूं, इसका भी आलू कहीं नहीं और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको भी इसी क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। यानी दार्जिलिंग का और नीलगिरी का आलू वहीं पर सीमित रह गया, उसको देश में नहीं फैलाया गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब दार्जिलिंग में लग रहा था ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, और भाई साहब सॉरी दार्जिलिंग में लग रहा था सैंकिटियम एंड्रोबायोटिकम, और नीलगिरी में लग रहा था ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, समझ लो। नीलगिरी में क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस है। दार्जिलिंग में क्या है भाई साहब? सैंकिटियम एंड्रोबायोटिकम है। ठीक है, वार्ट है। वार्ट है ऊपर दार्जिलिंग में, नीचे नीलगिरी में क्या है? गोल्डन निमेटोड है भाई साहब, सुनहरा हमारा निमेटोड है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग ग्राउंड नट से शुरू करेंगे फिर से। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। तो बाकी आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसके कमेंट फटाफट जवाब में डाल देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। ठीक, चलो शुभ रात्रि आप सभी को। राधे राधे।